ओके, हाँ मेरा पेपर आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, सभी लोग देख पा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक Yes, है फंक्शनल एस्पेक्ट। दिस इज क्लास 2 ऑफ क्लास 2 बायोलॉजी क्लास 2 फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स जितने डाइजेस्टिव सिस्टम के आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ ली थी। फंक्शनल एस्पेक्ट्स में मतलब डाइजेशन हमारा कैसे होता है। डाइजेशन बेसिकली एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है ना, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है ना डाइजेशन। जितने भी जो फूड है, जो कि हम फूड जो हमारा फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो है प्रोटीन्स हैं, इनका सबका हाइड्रोलिसिस होता है एंजाइम्स की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, और ये सब सिंपलर प्रोडक्ट्स बनके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद असिमिलेशन होता है इनका प्रोडक्ट्स का, और फिर से दोबारा नए से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फिर से बनते हैं। पहले सिंपलर फॉर्म में होते हैं ये तीनों चीजें, जो सिंपल फॉर्म में चली जाती हैं, जो कि इंटेस्टाइन में सिंपल फॉर्म में, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं इनके बॉडी में, एब्जॉर्ब इन बॉडी, है ना, देन असिमिलेशन, वहां पे इकट्ठा होके बॉडी में इकट्ठा होके आगे यूटिलाइजेशन होता है उनका प्योर फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है। तो जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है उसमें हमारे पास चार जो इसको प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को चार पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स, 4 पार्ट्स। पहला है इंग्रेसिव जोन, जो इंटेस्टाइन के जोन है, इंग्रेसिव जोन। दूसरा है हमारा प्रोग्रेसिव जोन। थर्ड वन इज डिग्रेसिव जोन। फोर्थ वन इज इग्रेसिव जोन। ये इनग्रेसिव जोन है बेसिकली इंजेस्ट करना फूड को इंजेस्ट करना। तो इंजेस्ट हम करते हैं ओरल कैविटी से, देन बक्कल कैविटी। तो इसमें इनग्रेसिव जो इंजेक्शन का पार्ट होता है वो इनग्रेसिव जोन कहलाता है इंटेस्टाइन का। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव जोन। ये फेनिक्स से लेके फेनिक्स, ईसोफेगस, देन स्टमक, 3 पार्ट में ये जो हमारा प्रोग्रेसिव जोन होता है। यहाँ पे फूड हमारा ज्यादा एक्शंस नहीं होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन नहीं होता है। मेजॉरिटी डाइजेशन जो होता है हमारा वो डिग्रेसिव जोन में होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। डिग्रेसिव जोन में इंटेस्टाइन, हाँ, इसमें जो है मेजर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन होता है, मेन डाइजेशन फूड का। इसको मेन डाइजेशन में होता है। उसके बाद होता है इग्रेसिव जोन में इजेशन, है ना। इग्रेसिव जोन में जो है फूड इजेशन होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो 4 जोन होते हैं ऐसे लेबर, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, 4 जोन में ऐसे इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले इंग्रेसिव जोन में हमारा जो होता है माउथ, लिप्स, बकल कैविटी, ये सब इंक्लूड होते हैं इसमें। जैसे हमने पढ़ा था माउथ के बारे में, जैसे फंक्शन ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, ये सब पढ़ लिया। और बकल कैविटी में टंग का रोल पढ़ लिया हमने। टीथ का प्रीमोलर जो है एब्सेंट होते हैं बच्चों में, ये हमने पढ़ लिया। टाइप ऑफ टीथ पढ़ लिए।
तो जितना ये मास्टिकेशन का मतलब चबाने का, फूड चबाने का जो काम होता है, ये इंग्रेसिव जोन होता है। फूड चबाने में हमारे टंग, टीथ और बकल कैविटी का रोल है। तो फर्स्ट जोन इज इंग्रेसिव जोन। मेन जो डाइजेशन इसमें नहीं होता है, केवल एक जो सलाइवा आता है, सलाइवा में सिंगल एंजाइम होता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा क्योंकि इसमें समझने में ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सलाइवरी एमाइलेज में जो स्टार्च, जो फूड से स्टार्च होती है, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ओरल कैविटी में केवल फूड का, स्टार्च का सम पार्ट डाइजेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये फूड जो है, फूड का बोलस बनता है ओरल कैविटी में ही, और ये फेनिक्स में चला जाता है। तो यहां तक इंग्रेसिव जोन होता है। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव जोन, मतलब फूड प्रोग्रेस करता है फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टमक। तो प्रोग्रेसिव जोन में डेग्लूटेशन पार्ट इसमें चलना, फूड को निकल आ जाता है। जब निकलते हैं तो मल्टीप्लेक्स होती है। एक मेन है जब निकलते हैं, दैट इज ड्यू टू कवरिंग ऑफ पाइप। सर वॉइस थोड़ा कम आ रहा है सर। है क्या वॉइस वॉइस कम आ रहा है? सर। वॉइस कम आ रहा है? अभी ठीक है वॉइस? वॉइस ठीक है? जी सर। ठीक है सर। हाँ ओके ओके। तो हाँ, तो इसमें एपिग्लोटिस का रोल होता है, एपिग्लोटिस को कवर कर लेता है। ठीक है। और फिर उसके बाद फूड जो है इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा इसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। तो फूड जब थोड़ा सा स्टार्च केवल डाइजेस्ट होता है और बाकी डाइजेशन प्रोग्रेसिव फेज में नहीं होता। उसके बाद ये फूड स्टमक में चला जाता है। तो स्टमक में अगला जो यही पार्ट है, स्टमक में जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है, वो भी प्रोग्रेसिव जोन के अंदर ही कहलाता है। तो अब हम गैस्ट्रिक फेज पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक फेज में क्या क्या निकलता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। स्टमक में हमारे जो जूसेस होते हैं, तो उसमें क्या क्या निकलता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो जो है ऑक्सीडेटिव सेल से सीक्रेट होता है। देन एक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, जो कि पेप्टिक सेल से सीक्रेट होता है। और एक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, बहुत कम रोल होता है उसका फैट डाइजेशन में, है ना। वीक गैस्ट्रिक लाइपेज। इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता तो है, लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज का जो पीएच होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज का पीएच, गैस्ट्रिक लाइपेज, इट वर्क्स बिटवीन pH 3 to 4। तो ये बहुत कम समय के लिए काम कर पाता था, क्योंकि स्टोमक का मेन पीएच होता है, स्टोमक का पीएच मेनली क्या होता है, स्टोमक पीएच 1 to 1.5 तक रहता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में स्टोमक का पीएच 1 to 1.5 होता है, जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज को काम करने के लिए 3 to 4 पीएच चाहिए। तो इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज यानी कि स्टोमक के अंदर जो है डाइजेशन फैट का नहीं होता है, मतलब बहुत कम डाइजेशन होता है। ठीक है। तो रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिसाइड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें है ये बैक्टीरिया को किल करता है। देन जो हमारी सलाइवा आती है फूड में, उसके एक्शंस को बंद कर देता है, क्योंकि सलाइवा का जो पीएच होता है 6 to 7 के बीच में रहता है। लेकिन ये जब एसिडिक मीडियम आता है, जब ये वाला सलाइवा वाला फूड मिक्स आता है, तो स्टमक का पीएच बहुत कम हो जाता है, 1 to 1.5। तो सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को खत्म कर देता है। देन एसिड है तो सॉफ्ट कर देता है, फूड को सॉफ्ट कर देता है। और दिस प्रोवाइड्स ऑप्टिमम पीएच, मतलब पीएच ऑप्टिमम पीएच फॉर द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। अब ये तो हमने पढ़ लिया HCl के बारे में इन द स्टमक, गैस्ट्रिक फेज में, स्टमक में।
एक तो HCl होता है, दूसरा होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या करता है? पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इज ए प्रो एंजाइम। ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन उसके बाद प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है। प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH 1.1 to 1.5 इस पे काम करता है और प्रोटीन्स को ये ब्रेक कर देता है पेप्टाइड्स में एंड प्रोटियोसिस में। छोटी चेन्स में, बड़ी चेन जो प्रोटीन्स की होती हैं उनको छोटी चेन में ब्रेक कर देता है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस। एक तो पेप्सिनोजन हो गया, एक HCl हो गया, एक क्या करना चाह रहा है, हाँ मेरी आवाज आ रही है? बीच में ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो एक एंजाइम पेप्सिनोजन हो गया, दूसरा एंजाइम भी एक और सीक्रेट होता है, उस दिन भी बताया था हमने कौन सा एंजाइम होता है, एक और जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है, दैट इज पिरोरेनिन। ये जो है दूसरा प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है, बच्चों में ज्यादा सीक्रेट होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पिरोरेनिन का सीक्रेशन कम होता चला जाता है। पिरोरेनिन क्या करता है? पिरोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या करता है रेनिन, ये जो मिल्क में प्रोटीन होता है, जो बच्चे दूध पीते हैं, उसके अंदर एक कैसीन प्रोटीन है, कैसीन। तो रेनिन क्या करता है? रेनिन कैसीन को कोआगुलेट कर देता है और पैरा कैसीन बना देता है। पैरा कैसीन कोआगुलेट कर देता है, मतलब जमा देता है उसको, है ना। कोआगुलेशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको जमा देता है, पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। और पैरा कैसीन आगे जाके जो है सॉलिड कर्ड बन जाता है। सॉलिड कर्ड बन जाता है। सॉलिड कर्ड के ऊपर जो कर्ड बन जाता है उसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है। पेप्सिन एक्ट करता है। पेप्सिन डायरेक्टली मिल्क प्रोटीन के ऊपर एक्ट नहीं करता। मिल्क उसको एक्ट करने के लिए पहले रेनिन की जरूरत होती है। रेनिन उसको पैरा कैसीन में बदल देता है। पैरा कैसीन के ऊपर पेप्सिन एक्ट कर देता है। ठीक है, पेप्सिन एक्ट करके उसको पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में बदल देता है। प्रोटियोसिस वही काम करता है जो एडल्ट में करता है, लेकिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पहले रेनिन की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्रेसिव जोन खत्म हो गया। सेकंड जो जोन है हमारे, जो है डिवीजन और लेबर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक पे खत्म हो जाता है। ये जो सेमी डाइजेस्टिव फूड है, ये स्टमक से आगे पाइलो के एंड द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे शुरू होता है हमारा थर्ड जोन ऑफ लेबर, दैट इज डिग्रेसिव जोन। दिस इज द मेन एरिया ऑफ डाइजेशन और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इंटरेक्शन है आपस में एंजाइम्स का, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो सबसे पहले ये बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड चला जाता है तो यहाँ पे कहां से सिक्रेशंस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए? बताइए कोई, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से सिक्रेशन आते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस कहां से आते हैं? लीवर से, पेनक्रियास से। लीवर, पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल जूसेस, है ना, इंटेस्टाइन से भी आते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं उनसे भी आते हैं।
ठीक है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेस्टिव में, दैट इज हमारा डिग्रेसिव जोन है, डिग्रेसिव जोन। तो इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं जैसे हम जानते हैं। तो मेन जो होता है डाइजेशन, जो होता है, जो हाइड्रोलिसिस रेदर फूड का हाइड्रोलिसिस होता है, मेन डाइजेशन होता है डुओडेनम में। मेन डाइजेशन डुओडेनम में ही हो जाता है, जबकि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबे पार्ट है वो जुजनम और इलियम है, लेकिन मेन जो 90% ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड अप टू द डुओडेनम। मेन डाइजेशन साइट जो है डुओडेनम है, मेन डाइजेशन साइट डुओडेनम। ठीक है। तो डुओडेनम में हमारे पास 3 सोर्सेस से फूड आता है, वो इंटेस्टिनल जूस से आते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारा लीवर हो गया, इधर हमारा पैनक्रियास हो गया, और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इटसेल्फ, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हो गए। इनसे 3 सोर्सेस से फूड हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। तो लीवर से आता है बाइल, लीवर से जो आता है बाइल, बाइल का पीएच होता है 8.0 पीएच। देन इंटेस्टिनल जूस का पीएच होता है, इंटेस्टिनल जूसेस, इनका पीएच होता है 8.3 पीएच। और सबसे ज्यादा एल्कलिन होता है पैनक्रियाटिक जूसेस, इनका होता है 8.8 तक पीएच। सबसे ज्यादा होता है जो एल्कलिन, वो पैनक्रियाटिक जूसेस होता है। तो जब सिक्रीशंस आते हैं डुओडेनम में तो वो एसिडिक होते हैं, पाइलोस तक एसिडिक होते हैं, क्योंकि HCl उसमें मिक्स होता है। जैसे ये इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहां से जो बाइल आ रहा है, बाइल जो हमारा एल्कलिन है, तो ये उसको डाइल्यूट कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के काइम को। CHYME काइम बोलते हैं इसको, ये चाइम बोलते हैं, कुछ एब्रिविएशन है, CHYME। तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे बाकी जूस भी आते हैं, पेनक्रियास से भी जूस आते हैं, इंटेस्टिनल जूस भी आते हैं। तो धीरे धीरे वो मीडिया सारा जो होता है एल्कलिन मीडिया बन जाता है, एल्कलिन मीडिया बन जाता है। और वहां पे इंटेस्टिनल जूस, जो हमारे पेनक्रियास से एंजाइम आते हैं और जो इंटेस्टाइन से एंजाइम आते हैं, वो एल्कलिन मीडियम में काम कर पाते हैं। तो हमने बाइल के बारे में पिछली बार पढ़ा था। बाइल के अंदर नो एंजाइम्स, कोई एंजाइम नहीं होता। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, देन बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, जो कि मेन बल्क ऑफ बाइल बनाते हैं। बाइल जो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर, जब हम खाना नहीं खा रहे होते, रेस्ट पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही खाना खा लेते हैं इंटेस्टाइन डिस्टेंड होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम्स सीक्रेट होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें कोलेसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन के डाइजेशन से सीक्रेट होता है फ्रॉम द डुओडेनम, एंड इट एक्ट्स ऑन लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और गॉल ब्लैडर के सारे जो सीक्रेशंस है ऑलरेडी भरे स्टोर्ड है, वो डुओडेनम में आ जाते हैं। फिर पैनक्रियाटिको हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है सर,
सर आपने बताया बोलिए। था स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, अगर HCl सीक्रेट ना हो हम्म तो क्या होगा? तो जो पेप्सिनोजन है, जो हमारा प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, वो एक्टिवेट नहीं होगा। उसका जो ऑप्टिमम काम है, ऑप्टिमम पीएच है काम करने की। जोन कैसे बनाए गए? जोन डिफरेंट डिफरेंट पीएच के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। पहले वो पीएच अचीव होती है, उसके बाद वो एंजाइम प्रो एंजाइम में कन्वर्ट होता है, तब अपना काम करता है। जैसे माउथ में है थोड़ा सा 6 to 7 के आसपास होता है, स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलिन हो जाता है पीएच, है ना। तो उसके हिसाब से एंजाइम्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। जो जैसे ही जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो हमारा जो स्टमक के अंदर जो एंजाइम मिक्स होकर आ रहा है पेप्सिन, वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो एंजाइम आते हैं, मेन एंजाइम हमारे डाइजेशन के आते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस से आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस से तीनों टाइप के फूड को डाइजेस्ट कर लेता है पैनक्रियाटिक जूस, फैट को, प्रोटीन को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके सर, थैंक यू सर। तो रोल क्या है? अगर बाइल के अंदर हम कह रहे हैं नो एंजाइम्स नहीं है, तो रोल क्या है बाइल का? तो बाइल का रोल ये है, बेसिकली जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। मेरा पेपर आपको ठीक से दिख पा रहा है ना? बाइल का रोल है, एक तो न्यूट्रलाइज करता है द एसिडिक pH of chyme. Chyme is the food. Chyme क्या है? सेमी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक। तो काइम का पीएच कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो इसको डाइजेस्ट करता, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पीएच काइम को। ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? ये फैट डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। ये इमल्सिफाई कर, फैट जो इमल्सिफाई होती है, इमल्सिफिकेशन में काम करते हैं। उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, और उन छोटे ड्रॉपलेट्स पे जो हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज है, वो आराम से काम कर पाता है और फैट को डाइजेस्ट कर लेता है। सबसे जो डिफिकल्ट फूड है जो एब्जॉर्ब कर होता है, या जो सबसे डिफिकल्ट फूड डाइजेस्ट होता है, वो इंटेस्टाइन में फैट ही होता है। अब अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, डाइजेशन टाइम, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन टाइम है 1 to 2 hours। प्रोटीन्स का है 3 to 4 hours, और फैट का है 5 to 6 hours। यानी जो फैट है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फूड आइटम टू बी डाइजेस्टेड। तो फैट एब्जॉर्प्शन में या फैट डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इमल्सिफिकेशन है। इमल्सिफिकेशन के बाद जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाती है फैट, उसके बाद ही पैनक्रियाटिक लाइपेज उस पर काम कर पाता है। तो इसमें जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो हम लिख लेते हैं। एक तो होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स बेसिकली कोई खास रोल नहीं है। ये जो है, ये जो है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन डाइजेशन। जो हीमोग्लोबिन हमारा जो है लीवर में जो डाइजेस्ट हो जाता है लीवर में, उससे बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। तो ये बेसिकली बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं, ग्रीन कलर बिलीवर्डिन, और येलो कलर्ड दैट इज बिलीरुबिन। इनका और कोई खास रोल नहीं है। ये केवल एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन लिसिस के होते हैं, और बेसिकली जो फूड को जो हमारे फीसेस को कलर प्रदान करते हैं, वो इन्हीं का
कॉम्बिनेशन होता है ग्रीन पिगमेंट एंड येलो पिगमेंट्स का। उसके बाद होते हैं बाइल सॉल्ट्स जो कि फैट में काम करते हैं, फैट को डाइजेशन में काम करते हैं इमल्सिफिकेशन में। बाइल सॉल्ट्स हैं दो तरह के हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा है सोडियम टोरोकोलेट। यहाँ पे हमारा बाइल का काम खत्म हो गया, लीवर जूसेस का काम खत्म हो गया। उसके बाद अगला जो पार्ट है हमारा दैट इज पैनक्रियाटिक जूसेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइजेशन में रोल आता है वो पैनक्रियाटिक जूसेस का आता है। पैनक्रियाटिक जूसेस जैसा हमें याद है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी में, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, फर्स्ट लार्जेस्ट इज लिवर, सेकंड लार्जेस्ट इज पेनक्रियास। तीनों टाइप के फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसके जो सीक्रेशंस होते हैं ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फूड। मेजर फूड टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होता है, जूसेस में मेनली होता है नंबर 1 बाइकार्बोनेट आयंस, फिर होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, उसके बाद होता है ट्रिप्सिनोजन, देन काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक और होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या रोल है, अभी बता देते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। और क्या एंजाइम होते हैं, अगले दूसरा एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, देन पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ओके। उसके बाद दो और छोटे जो फैट में काम करते हैं, दो और एंजाइम है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। मैं इसको अमाइलेज को ऊपर लिख देता हूँ और लाइपेज को नीचे लिख देता हूँ, लाइपेज और यहाँ पे अमाइलेज लिख देता हूँ, इसलिए कैटेगराइज करना आसान हो जाएगा। उसके बाद होते हैं जो है राइबो न्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। तो अब देखिए कितने लिस्ट बना ली हमने, 9 एंजाइम की लिस्ट बना ली, 9 एंजाइम्स आर देयर इन पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट्स को के ऊपर एक्ट करता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये हमारे प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज ये हमारे फैट्स पे एक्ट करते हैं। देन राइबोन्यूक्लियोसिस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस ये हमारे जो है न्यूक्लिक एसिड्स पे
एक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेजर डाइजेशन जो है पैनक्रियाटिक जूसेस से आ रहा है। अब ये काम कैसे कैसे करते हैं, वन बाय वन हम देख लेंगे। नंबर 1 है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये जो है 50 टू 60% और 50 टू 60% जो बॉडी में स्टार्च होती है, फूड में स्टार्च होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। 50 टू 60% डाइजेशन ऑफ स्टार्च वो इससे होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से। ठीक है, इसका जो ऑप्टिमम पीएच है, जो कि ऑप्टिमम पीएच है 8.5, और ये ब्रेक किस में करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है बेसिकली डाइसेचराइड्स, ओलिगोसेचराइड्स या डेक्स्ट्रिन्स में, है ना, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, जो कि आगे फर्दर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। एक फोन आ रहा है, जरा होल्ड करना पड़ेगा। चलिए, कट गया फोन, गुड। ओके, तो ऑप्टिमम पीएच 8.5 होता है, और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च ब्रेक्स टू maltose, then isomaltose और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। लिमिट डेक्स्ट्रिन्स आगे फर्दर नहीं डाइजेस्ट होते बॉडी में और रफेज के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है ट्रिप्सिनोजन जो है पैनक्रियास से आता है, और ये एक एंजाइम फिर सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। नंबर 1 तो पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, नंबर 2 हो गया हमारा ट्रिप्सिनोजन। ये ये एक्टिवेट होता, ये प्रो एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस से आता है, और इंटेस्टिनल लूमेन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोकाइनेज, एक एंजाइम होता है इंट्रोकाइनेज। ये इंटेस्टिनल लूमेन से सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टिन ग्लैंड्स, इंट्रोकाइनेज। ये इसको एक्टिवेट कर देता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन फिर से एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि आगे जो है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है। जो पेप्टोन्स और प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं स्टमक में, वो ट्रिप्सिन उनके ऊपर एक्ट करता है और उनको पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, पेप्टाइड्स आर द स्मॉल अमाइनो एसिड चेन्स, 8, 10, 12 अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं, तो इनमें पेप्टाइड्स में बदल जाता है ये। तो इसका काम प्रोटीन डाइजेशन का काम लगभग पूरा हो गया यहाँ पे। उसके बाद 2 और प्रोटीनेटिक एंजाइम्स भी हैं, जो कि हमारे हैं काइमोट्रिप्सिन और जो है
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। काइमोट्रिप्सिन भी एक जो है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है। ये ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन पेप्टोन्स को बीच में से तोड़ते हैं, तो इनको इंडो बीच में से तोड़ते हैं, तो इनको इंडोपेप्टाइडेजेस कहते हैं, है ना। काइमोट्रिप्सिन, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, काइमोट्रिप्सिन और ये है ट्रिप्सिन, ये है इंडोपेप्टाइडेजेस, इंडोपेप्टाइडेजेस मतलब प्रोटीन को ही बीच में से तोड़ते हैं, है ना। काइमोट्रिप्सिन का भी यही रोल है, ये जो है पेप्टोन्स और प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, ठीक है। एक है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये डिफरेंट है, ये है एक्सो पेप्टाइडेज। एक्सो मतलब बाहर से काम करता है, कार्बोक्सिलिक एंड ये काम करता है कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ पेप्टाइड चेन्स। जिधर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड चेन जो है अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं, तो अमीनो एसिड जो पेप्टाइड चेन्स में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है, एक तरफ NH3 जुड़ा होता है, है ना, अमोनिया जुड़ा होता है। तो जो है ये सी टर्मिनस की तरफ से, जो प्रोटीन्स का सी टर्मिनस कार्बन टर्मिनस है, कार्बोक्सी टर्मिनस है, उधर से एक ही अमीनो एसिड को ब्रेक करता है, तो ये सिंगल अमीनो एसिड्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, सिंगल अमीनो एसिड्स को हटाना शुरू कर देता है। तो फाइन डाइजेशन ये सी टर्मिनस से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करता है। तो अब समझ में आ गया कैसे जो डाइजेशन हो रहा है। स्टमक में जो है बड़े प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में जो है बदल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन ने जो उसको पेप्टोन ने प्रोटीन्स में बदल दिया। उसके बाद ये पेप्टोन्स प्रोटीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। पेनक्रियास से आया हमारे पास 3 एंजाइम जो इनको आगे फर्दर ब्रेक कर देते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इनको पेप्टाइड चेन्स में ब्रेक कर देते हैं, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन चेनों पे इन पेप्टाइड चेन्स पे काम करके वन बाय वन अमीनो एसिड को उसके कार्बोक्सिल सी टर्मिनल से हटाना शुरू कर, ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से प्रोटीन्स हमारे सिंगल अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट एक और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इंटेस्टिनल जूसेस से आएगा, दैट इज अमीनो पेप्टाइडेज। उसके बारे में हम आगे, जो कि अमीनो एसिड्स को एन टर्मिनल से ब्रेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं अमीनो पेप्टाइडेज के बारे में, जो कि इंटेस्टिनल जूसेस में होता है। तो इस तरीके से 3 हो गए हमारे प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स। उसके बाद आता है एक्सोपेप्टाइडेज, लिख देता हूं, ब्रेक्स या डाइजेस्ट अमीनो एसिड्स फ्रॉम सी टर्मिनस ऑफ पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। तो क्या करता है ये, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में बदल देता है। अभी एक बार फिर से इस पे आएंगे दोबारा से जब इंटेस्टिनल जूसेस का करेंगे और क्या करता है ये, ठीक है। अगला शुरू हो जाता है फैट का। फैट में है नंबर कितने एंजाइम में कर लिए, हम 4 एंजाइम कर लिए, 5वें एंजाइम पे हम जा रहे हैं, दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये मेन एंजाइम होता है जो इंटेस्टिनल हमारे जो फूड फैट को ब्रेक करता है। तो ये जैसे बाइल जो है फैटी चेन्स को, लॉन्ग फैटी चेन्स को, ग्लिसरॉल को इमल्सिफाई कर देता है, उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। उसके बाद ये जब फाइन महीन ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिल्कुल बारीक ड्रॉपलेट्स होते हैं, नैनोमीटर्स की इनकी डायमीटर होती है, तो इनके ऊपर हमारा जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फर्दर ब्रेक करता है। ये करता है ब्रेक इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है लाइपेज।
लाइपेज ब्रेक करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, टू बी स्पेसिफिक। फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस मोनो ग्लिसराइड्स, ठीक है, इनमें इनको ब्रेक करता चला जाता है। तो फूड में करीब मतलब अच्छे से अच्छा डाइजेशन भी होता है, बिल्कुल प्रॉपर डाइजेशन भी होता रहता है, तब भी करीब 20 to 30% फैट जो है अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाती है, क्योंकि सारी इमल्सिफाई नहीं हो पाती है, इतना एंजाइम या इतना समय नहीं मिल पाता, तो पूरी फैट डाइजेस्ट हो, तो 20% के आसपास फैट अनडाइजेस्टेड फैट बाहर निकल जाती है विद द फीसेस। उसके बाद इसी में जो छठा एंजाइम जो है वो फास्फोलाइपेज और सातवां एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। ये बेसिकली फास्फोलिपिड्स पे ये ब्रेक करते हैं, फास्फोलिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, उनको ब्रेक करते हैं और उनको फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद अगला जो एंजाइम आ रहा है हमारा 8वां एंजाइम आ गया और 9वां एंजाइम आ गया, ये हो गए न्यूक्लियो एसिड्स पे, न्यूक्लिक एसिड्स पे डाइजेशन कर, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। ये दो एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियस जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करता है इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो ये हमारे सारे एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो इस तरह से पैनक्रियास के हमारे 9 एंजाइम हमारे कवर हो गए, ठीक है। बाइल पढ़ लिया, पैनक्रियाटिक जूसेस पढ़ लिया, अगला पार्ट आ जाता है इंटेस्टिनल जूसेस या इंटेस्टिनल एंजाइम्स। अगला पार्ट आता है इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टिनल जूसेस में जो हमारे डाइजेस्ट हो गए हैं, लाइक हमारे पास जो पेप्टाइड्स चेन भी ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो गई हैं, जिनमें मतलब 2 अमीनो एसिड्स की चेन रह जाती हैं, डाइपेप्टाइड्स रह जाते हैं, या स्टार्च जो है डाइसेचराइड रह जाते हैं, जिसमें दो ही सिंगल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के दो जो मॉलिक्यूल बनते हैं, लाइक सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ये सब डाइजेस्ट हो चुके होते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज की उपस्थिति में। अब इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर आगे फर्दर डाइजेशन इनका हो जाता है सिंगल सुगर जो है सिंगल सुगर मॉलिक्यूल्स में, लाइक जो है, तो इसमें क्या क्या हमारा जो है सीक्रेशंस होगा इंटेस्टिनल जूसेस में। पहले होगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, CHO कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इसमें होता है ओलिगोसैचराइडेजेस मतलब जो ब्रेक करते हैं, तो ये ओलिगोसैचराइड्स को मोनोसैचराइड में ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि माल्टोज पे काम करेगा माल्टेज, इनको कलेक्टिवली एक ओलिगोसैचराइडेज कर दिया माल्टेज, ये ब्रेक करेगा माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद आइसोमाल्टोज, ये इस पे भी आइसोमाल्टेज काम करेगा, आइसोमाल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद एक होगा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स
लिमिट डेक्सट्रिन्स, इन पे लिमिट डेक्सट्रिनेज काम करेगा, लिमिट डेक्सट्रिनेज, ये इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में बदल देगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। देन एक शुगर, एक डाइसेचराइड होता है सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रेज इसको डाइजेस्ट करेगा एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। और एक और शुगर डाइसेचराइड रह गया लैक्टोज, तो लैक्टेज इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 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 प्लस गैलेक्टोज। तो सारी आप जैसे देख सकते हैं सारी जो शुगर्स हमारी अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होते हैं तो 90% जो है ग्लूकोज में होते हैं और 10% ही फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज में होते हैं, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो मेन जो एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का दैट इज ग्लूकोज। उसके बाद प्रोटीन डाइजेशन में भी जो इंटेस्टिनल जूसेस काम करते हैं। नंबर एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा, दूसरा है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन है जैसे हम ऊपर पढ़े थे जो है पैनक्रियाटिक प्रोटीनलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, तो इंटेस्टिन में निकलता है हमारे पास एक होता है अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज। ये अमाइनो एसिड्स को एक एक करके डाइजेस्ट करता है फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनस या एंड टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन्स। एंड टर्मिनस से पेप्टाइड चेन्स को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है और सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड हटाता चला जाता है। रिलीज सिंगल अमाइनो एसिड्स फ्रॉम एंड टर्मिनस। दूसरा होता है अब सीट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या अमाइनो पेप्टाइडेज ब्रेक करते चले जाते हैं वन बाई वन इनको अमाइनो एसिड्स को, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि दो अमाइनो एसिड जुड़े रह जाते हैं, दो अमाइनो एसिड की चेन यानी कि जो है पेप्टाइड की ऐसी चेन डाई पेप्टाइड्स रह जाते हैं। तो डाई पेप्टाइड्स पे ना तो अमाइनो पेप्टाइडेज काम कर पाता ना ही कार्बोक्सी पेप्टाइड्स काम कर पाता, क्योंकि सी टर्मिनस और एन टर्मिनस दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो कोई भी एंजाइम दूसरे पे उस पे काम नहीं कर पाता है। डाई पेप्टाइड्स पे सी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक अलग से एंजाइम है दैट इज डाई पेप्टाइडेज, जो कि एंड प्रोडक्ट अमाइनो पेप्टाइडेज से और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से बच जाते हैं, जो कि होते हैं डाइपेप्टाइड्स, उनके ऊपर डाइपेप्टाइडेज काम करता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से सारे जो हमारे प्रोटीन पेप्टाइड चेन होती है अल्टीमेटली सिंगल अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक और अमाइनो पेप्टाइड हो चुका, डाइपेप्टाइड हो चुका, एक है एक और प्रोटीनलाइटिक एंजाइम दैट इज इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज का रोल अभी पहले बताया था मैंने। इंट्रोकाइनेज ये अकेला इंटेस्टिनल एंजाइम है, द ओनली इंटेस्टिनल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम which does not digest proteins। प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स है लेकिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं करता, प्रोटीन्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा इंट्रोकाइनेज। फिर क्या करता है, फिर क्यों सीक्रेट हो रहा है ये, फिर क्यों सीक्रेट हो रहा है ये?
सर ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए। हाँ, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिप्सिनोजन पे जो प्रो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, उसको उसका जो है ब्रेक कर देता है चेन को और वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजन पे काम करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ओनली इंटेस्टिनल प्रोटीलाइटिक एंजाइम व्हिच डू नॉट वर्क ऑन द प्रोटीन्स ऑफ द फूड प्रोटीन्स। उसके बाद फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन में जैसे हमने पढ़ा कि भाई थोड़ा बहुत जो फैट रह जाता है उसके बाद इंटेस्टिनल लाइपेज भी आते हैं। इंटेस्टिनल लाइपेज भी सीक्रेट होता है इंटेस्टिनल जूसेस में जो कि फैट्स को फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में, देन फैटी एसिड्स में, देन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में। इस तरीके से फैट का डाइजेशन में भी इसका रोल है, इंटेस्टिनल जूसेस का रोल है। तो उसके बाद लास्ट आ जाता है इसका न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन में, दैट इज न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। जो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स हमारे जो है राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज से बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, उनका फर्दर क्लीवेज जो है इंटेस्टिनल जूसेस में होता है न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस में। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए कौन से होते हैं? प्रोटीन डाइजेशन, देन ये मैं लिख देता हूँ फिर से। नंबर 3 इज फैट डाइजेशन, that is intestinal lipase, नंबर 4 हो गया न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। इसमें क्या क्या है? न्यूक्लियस, अगले पेज पे चले जाते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ये जो एंजाइम होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को फर्दर ब्रेक कर देते हैं into the nitrogen bases and pentose sugars। तो इनका तीनों का रोल कैसे होता है एक बार ये पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे आ गया न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करता है हमारा न्यूक्लियेजेस, है ना, पहला एंजाइम काम करता है। तो ये कन्वर्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद हमारा दूसरा एंजाइम काम करता है न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस दूसरा एंजाइम जो ऊपर पढ़ा है हमने। ये इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट लाइज कर देता है इनटू न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फोरिक एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेजेस काम करता है, न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है हमारा न्यूक्लियोसाइडेजेस, इसको कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन बेसिस, फ्री नाइट्रोजन
bases and pentose sugars. Pentose sugars. So this is the nucleic acid digestion, ठीक है, in the intestinal juices. तो intestinal juices जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है, डाइजेस्टिव फूड होता है, उसको कहते हैं चाइल्ड डाइजेस्टिव फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होता है चाइम डाइजेस्टिव फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको चाइल्ड कहते हैं। तो अब हम अगर फिर से डिवीजन एक बार पढ़ें, कौन कौन से फूड का डाइजेशन कहाँ का स्टार्ट होता है, तो हम फिर से एक बार देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाता है, वाइल जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में शुरू होता है। लेकिन जो जो खत्म होता है डाइजेशन, सभी का खत्म हो जाता है लगभग दुग्धनम में, ठीक है। तो शुरुआत सबसे पहले जो शुरू होता है वो कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है बक्कल कैविटी में या ओरल कैविटी में। उसके बाद फैट और प्रोटीन्स का होता है स्टमक में शुरू होता है डाइजेशन। उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो न्यूक्लिक एसिड का शुरू होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। और ऑल द डाइजेशन ऑफ ऑल फूड स्टफ्स इज कंप्लीट इन duodenum। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे हो रहा है। जैसे शुरू तो स्टमक में हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है ना, एक बार समराइज कर लेते हैं। प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन्स आए हमारे स्टमक के अंदर आए, स्टमक के अंदर आए, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन था, पेप्सिन इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, ये जूस। तो ये कन्वर्ट होता है हमारा प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। मतलब अभी ग्रॉस डाइजेशन हुआ है पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद ये गया हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस में, पैनक्रियाटिक जूसेस के पास, मतलब इंटेस्टाइन में चला गया ये वाला पैनक्रियाटिक जूसेस। उसमें क्या क्या एंजाइम होते हैं हमारे पास पैनक्रियाटिक जूसेस में? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये समराइज कर रहा हूं बस मैं, जो हमने पहले कहानी पढ़ी है उसको समराइज कर रहा हूं, प्रोटीन का केवल। एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पहला फर्स्ट पार्ट हुआ गैस्ट्रिक जूस, दूसरा पार्ट हुआ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में जो ये इनके ऊपर काम करता है, प्रोटीसिस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। तो ये कन्वर्ट करता है इनको पेप्टाइड्स में एंड अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टिनल जूसेस में कौन कौन से निकलते हैं? अमाइनो पेप्टाइडेजेस और एक स्पेशल होता है डाइपेप्टाइडेज, क्योंकि डाइपेप्टाइड को ना तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ब्रेक कर पाता, ना ही अमाइनो पेप्टाइडेज ब्रेक कर पाता, तो उसके लिए अलग से एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज। तो अल्टीमेटली सारे बदल जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट, दिस इज द एंड प्रोडक्ट। तो तीन जगह हमारा प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हुआ, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। अभी मैं आपको एक चार्ट शेयर कर दूंगा, इसका सारा जो है छोटा एक चार्ट बनाया हुआ मैंने,
उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ निकलते हैं और क्या एक्शन करते हैं ना। तो यहाँ पे मेनली जो एंजाइम्स हैं बेसिकली जो है सीधे सीधे काम करते हैं, इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। फूड आया और डाइजेस्ट किया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे, हार्मोन्स एक दूसरे को कैसे कैसे जो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, वो फीडबैक मैकेनिज्म होती है। इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा जो है जो काम जो सीधे सीधे हमारे जो एंजाइम्स है फूड पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं न्यूरल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो बेसिकली जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे दो दो कंट्रोल में होते हैं, एक तो न्यूरल कंट्रोल होता है और दूसरा होता है लोकल कंट्रोल। ठीक है, तो उसमें केवल एक ही ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जो कि प्योरली न्यूरल कंट्रोल है, एंड दैट इज सलाइवा। इट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। सलाइवा ही केवल ऐसा जूस है जो कि अंडर नर्वस कंट्रोल है, बाकी सारे नर्वस एज वेल एज लोकल कंट्रोल से होते हैं, लोकल हार्मोनल कंट्रोल से होते हैं। सलाइवा अकेला नर्वस कंट्रोल से रेगुलेट होता है, और इस सलाइवा बेसिकली जो हमारे ब्रेन के अंदर सलाइवा सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिंगेंटा में, वो वेगस नर्व के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और सलाइवरी ग्लैंड्स अल्टीमेटली सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और इसके एक्शंस कहाँ से आते हैं, मतलब हमें रिफ्लेक्स कहाँ से दिखाई देता है, या तो हम फूड को सूंघ लें तो हमारी सलाइवा निकलने लगती है, आने लगती है, या देख के, या टच करके, या सुन के भी कई बार समझ में आता है भी खाना बन रहा है, आवाजों से पता लग जाता है। तो और इस तरह, और भूख लग रही हो तो सलाइवा सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो ओनली प्योर नर्वस कंट्रोल में सलाइवा होता है, बाकी सब चीजें लोकल एज वेल एज न्यूरल कंट्रोल में होती हैं। तो जितने भी गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस होते हैं ये वेगस नर्व से स्टिमुलेट होते हैं, और वेगस नर्व या जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, 10वीं क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व, ये एक हार्मोन होता है या न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं जो कि एसिटिलकोलिन होता है। तो वेगस नर्व लोकल ग्लैंड्स पे एसिटिलकोलिन सिक्रीट करती है, और वहां पे एसिटिलकोलिन उसके सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करता है, लाइक स्टमक के सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करता है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करता है। तो वेगस नर्व में एसिटिलकोलिन उसको स्टिमुलेट करता है। इसका जो नेगेटिव हार्मोन मतलब जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस को बंद कर सकता है, या इंटेस्टाइनल या जो है डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को बंद कर सकता है, इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रेशंस को बंद कर सकता है, वो होता है एड्रेनालिन, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम से स्टिमुलेट होता है। तो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से होते हैं, और बंद होते हैं या अपोजिशन होता है उसका, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होता है। ये हम आगे पढ़ रहे होंगे नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर अंडर कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम and regulated through the secretions of acetylcholine as a neurotransmitter at the end of the vagal nerves. Vagus nerve. Vagus nerve is 10th cranial nerve. ये सब पॉइंट लिख लेना। तो एक तो हमने पढ़ा नर्वस कंट्रोल, जो इंटेस्टाइनल जूसेस का कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। तो दो होते हैं, एक तो होता है नर्वस कंट्रोल जो कि वेगस जो कि पैरासिम्पैथेटिक होता है, नर्वस कंट्रोल, और दूसरा होता है हार्मोनल कंट्रोल, लोकल हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, नर्वस कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वेगस नर्व, एसिटिलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम आ जाते हैं
हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। तो इंटेस्टाइन में लोकल हार्मोनल सिक्रेशंस भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, जो कि स्टमक से शुरू हो जाते हैं सिक्रेशन। डुोडेनम में भी डुोडेनम म्यूकोजा भी सीक्रेट करता है हार्मोन, जुजुनल म्यूकोजा भी हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो कैसे कैसे होते हैं ये सिक्रेशंस? ये फर्स्ट हार्मोन जो होता है वो है गैस्ट्रिन। फर्स्ट हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन ये सीक्रेट होता है जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक एंड ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। आज इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखिए, अभी बोर मत होना, सब है बंद नहीं करना क्लास, इसको समझ लो, क्योंकि अगली क्लास में फिर आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अगली क्लास में। जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? सीक्रेशन तो यहां से हो गया, क्या करता है ये? इफेक्ट क्या करेगा? तो बेसिकली ये ऐसा होता है कि जब फूड जो है कायम होता है, ये जब पाइलोरिक एंड पे जाता है, तो पाइलोरिक एंड जो डिस्टेंड हो जाता है ना, पाइलोरिक एंड डिस्टेंड होगा, तो जो उसकी वहां पे अर्जेंटेफिन सेल्स या जी सेल्स होती हैं, अर्जेंटेफिन सेल्स या जी सेल्स होती हैं, ये स्टिमुलेट हो जाती है और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक, ये सोचता है कि अभी फूड जो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशंस को बढ़ा देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। दूसरा, पेप्सिनेजल सिक्रेशंस को बढ़ाता है। तीसरा, ये पाइलोरिक एंड के मूवमेंट को बढ़ाता है और स्टमक की एम्प्टिंग को फास्ट कर देता है। मतलब जो भी स्टमक के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो केमिकल मतलब एक तो एंजाइम सिक्रेशंस हो रहे हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन हो रहा है, उनको बढ़ाता है और स्टमक की एम्प्टिंग को खाली स्टिमुलेट करता है। तो बेसिक इसका काम होता है जो डिस्टेंशन हो रहा है पाइलोरिक में, उसको कम किया जाए। तो उसको कम करने के लिए ये इस तरह के काम करता है कि जिससे कि डाइजेशन फास्ट हो जाए और स्टमक जल्दी से खाली हो जाए। तो ये स्टमक को खाली करना चाहता है, तो इसलिए जितने भी स्टमक में फंक्शंस हो रहे हैं उनको सबको स्टिमुलेट करता है ये। एम्प्टी भी स्टमक करता, एम्प्टिंग भी, खाली करना भी स्टमक स्टिमुलेट करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनेजन का सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। अब आ जाता है इफेक्ट्स, जो कि इफेक्ट्स दूसरा हो जाता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन सिक्रेटिन्स होता है एस सेल्स ऑफ म्यूकोजा ऑफ duodenum एंड जिजनम। ये दो जगह से सीक्रेट होता है सिक्रेटिन, ठीक है। ये क्या करता है, जब जैसे ही जो हमारा फूड आता है, काइम काइम जो आता है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड आता है स्टमक से, वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही ये इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, म्यूकोजा डुodenum और जिजनम को, वो एसिडिक मीडिया स्टिमुलेट करेगा, तो वहां से एक सिक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट होगा, जो कि पेनक्रियास पे जाएगा और लीवर पे जाएगा, जहां से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट दो जगह से रिलीज होता है, लीवर से एंड पेनक्रियास से। तो सिक्रेटिन जो है, ये इंक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इंक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि हमारा जो है एसिडिक फूड जो जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाए और उस पे इंटेस्टिनल हार्मोन्स या पैनक्रियाटिक जूसेस काम करना शुरू कर दें। अगला है पेनक्रियोजाइमिन। पेनक्रियोजाइमिन सीक्रेट होता है म्यूकोजा ऑफ डुodenum से। मैं एक चार्ट भी है, उसको भी शेयर कर दूंगा इसके बारे में। म्यूकोजा ऑफ डुodenum से सीक्रेट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पेनक्रियोजाइमिन,
नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, जो इसकी पैनक्रियाटिक इसकी सेल्स को, पैनक्रियास की सेल्स को स्टिमुलेट करता है एंजाइम सीक्रेट करने के लिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए। पैनक्रियोजाइमिन पैनक्रियाटिक सीक्रेशंस को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, लिख देता हूँ, स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेशंस। अगला आ जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये भी डुोडेनम से सीक्रेट होता है, और बल्कि आई सेल्स ऑफ डुोडेनम जैसे ही वो स्ट्रेच होती हैं तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो स्फिंक्टर ऑफ बॉडी है, जो कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के लास्ट एंड पे होता है, उसको रिलैक्स कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि जैसे ही गॉल ब्लैडर को ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके सारे जो बाइल है वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी छोटे छोटे हैं, मेन तो यही है 4 एंजाइम। एक है इंट्रोगैस्ट्रोन, ये डुोडेनम से सीक्रेट होता है। ये जो है गैस्ट्रिक जूसेस को इनहिबिट करता है। डुोडेनम से सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस से सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। देन एक होता है डुओक्रेनिन, ये म्यूकोइड सिक्रेशंस को, जो कि बर्नर्स ग्लैंड में होते हैं, बर्नर ग्लैंड जो डुोडेनम में होते हैं, बर्नर्स ग्लैंड उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ज्यादा म्यूकोइड फ्लूइड सीक्रेट हो, जिससे कि हमारा जो है म्यूकोजा ऑफ डुोडेनम एसिडिक एक्शन से बच जाए, उसके काइम के एसिडिक एक्शन से बच जाए। तो डुोडेनम को स्टिमुलेट करता है, बर्नर्स ग्लैंड ऑफ डुोडेनम को स्टिमुलेट करता है डुओक्रेनिन। देन इंट्रोकाइनिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, और क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन को स्टिमुलेट करता है, सो दैट ज्यादा इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट हो जाए। तो इनमें इनहिबिटरी हार्मोन केवल एक ही है, हमारा इंट्रोगेस्ट्रोन। ये इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन। बाकी सारे स्टिमुलेटरी हार्मोन है ना, इनहिबिटरी हार्मोन है। बाकी सारे स्टिमुलेट, कुछ ना कुछ स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रेशन का। केवल इंट्रोगेस्ट्रोन ही स्टमक के सिक्रेशंस को इनहिबिट कर रहा है। अच्छा, सलाइवरी एमाइलेज में एक सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, उसको भी एक्टिवेट होने के लिए क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ती है, जो कि सलाइवरी फ्लूइड में सीक्रेट होते हैं क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन की उपस्थिति में सलाइवरी एमाइलेज स्टिमुलेट हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है। तो ये पूरा डाइजेशन मतलब हार्मोन्स के बारे में, एंजाइम्स और एंजाइम्स, उसका न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल हो जाता है इस तरीके से। अब हम अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, लाइक बाइल की इंपॉर्टेंस की बात कर लें, तो बाइल का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हार्मोन्स इसके अंदर नहीं है, फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइजेशन के लिए, क्योंकि एक तो ये एल्कलिन मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि स्टमक से फूड आ रहा है उसको एल्कलिन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि पैंक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टाइनल जूसेस उस फूड पे काम कर पाए। एक तो ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स में, है ना। अपने अंदर तो अपने लिए अपने अंदर इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन ये बाकी जो एंजाइम्स आ रहे हैं पेनक्रियास से और इंटेस्टाइनल जूसेस, उनको काम करने के में मदद करता है।
अब हम अगला पार्ट हो जाता है भाई, अब ये जो है डाइजेशन तो हो गया, जो सारे जो है सिंपल सब्सटेंसेस में बदल गए हमारे फूड, जो भी है फूड प्रोडक्ट्स जो सिंपल सब्सटेंसेस में बदल गए। अब इनका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसी के बाद ये हमारे बॉडी में एंटर करेंगे और तभी हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन मेनली जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे कि कुछ जैसे हम जो है ओरल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन हैं जो कि हमारे बकल म्यूकोजा से या चीक का म्यूकोजा कह सकते हैं, बकल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लाइक एस्पिरिन। और या जो है एक हार्ट के लिए देते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन ना, ये जो है बकल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अदरवाइज कोई फूड जो है बकल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके बाद जो है मेन जो जगह है एब्जॉर्प्शन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक के अंदर क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टमक, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, कुछ चीजें स्टमक के अंदर भी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती हैं, लाइक एल्कोहल, सम वाटर, पूरा वाटर नहीं, कुछ वाटर, salts, certain medicines, ये स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो पाते हैं। उसके बाद मेन जो एब्जॉर्प्शन साइट है, मेन एब्जॉर्प्शन साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिजनम एंड इलियम। मेन एब्जॉर्प्शन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि एब्जॉर्प्शन साइट है? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होता है पार्ट हमारा, 6 मीटर तक की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो होते हैं विलाई होते हैं, जो म्यूकोजा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशल तरीके से अरेंज होता है। विलाई बोलते हैं उसको। विलाई के ऊपर और फर्दर म्यूकोजा इन्वेजिनेशंस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन्वेजिनेशन होते हैं, उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो ये विलाई और माइक्रोविलाई मिल के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन में परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनको कहते हैं वाल्व्स ऑफ कर्करिंग, कर्क KERCKRING, कर्करिंग, वाल्व्स ऑफ कर्करिंग और फिलाई का सर्कुलरिस। ये परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं इंटेस्टाइन में। ये सब टोटल मिला के क्या करते हैं कि इसकी सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा जो जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वेस्ट ना जाए और सारा ही अंदर एब्जॉर्ब हो पाए। विलस जो है विलस इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की फॉर द एब्जॉर्प्शन। विलस के अंदर मल्टीपल जो है माइक्रो वो कैपिलरीज होती हैं और सेंटर में एक जो है डक्ट होती है फॉर द लिम्फेटिक डक्ट सेंटर में होती है, जिसमें कि लिम्फेटिक डक्ट में बेसिकली फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं और कैपिलरीज से बाकी फूड प्रोडक्ट्स ब्लड में जो है एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड्स जो है लिम्फेटिक्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और वो कैपिलरीज में नहीं जा पाते। तो अगर मैं जो है एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर विलाई का डायग्राम बनाऊं तो विलाई इस तरह से उभार होते हैं इंटेस्टाइन में और यहाँ पे सेल होती है कि कोलुमनर एपिथेलियम होता है। ये उभार होता है, इसके अंदर मल्टीपल कैपिलरीज नेटवर्क होता है। कैपिलरीज नेटवर्क ऐसे
ये ब्लड वेसल इसमें जाता है और कैपिलरीज बना के वापस चला जाता है। और सेंटर में हमारा जो है एक और नेटवर्क होता है दैट इज फॉर द लिम्फेटिक नेटवर्क। तो यहाँ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं लाइक सुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो तो एब्जॉर्ब होके सेल्स के एब्जॉर्ब होके अंदर कैपिलरीज में चली जाती हैं और आगे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती हैं। लेकिन जो फैटी एसिड्स होते हैं या ग्लिसरॉल होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होने की वजह से लिम्फेटिक्स में जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हम जानते हैं, एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव फिर से पैसिव के अगेन टाइप है, एक तो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है ज्यादा से कम में चला जाता है। देन ऑस्मोसिस से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ऑस्मोसिस। और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये पैसिव के टाइप हैं सब। तीनों ही टाइप पैसिव एब्जॉर्प्शन की है। तीनों टाइप में कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में इट इज ए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर हम देखें तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के भी दो टाइप हैं इसे फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है इंडोसाइटोसिस। कंटिन्यू रखें, अब बोर तो नहीं होने लगे बच्चों? कंटिन्यू रखें क्या क्लास को? कंटिन्यू करें? ये एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट क्लास में रखें, एब्जॉर्प्शन छोटा पार्ट है, उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे क्लोज कर देते हैं। 2-3 चार्ट है, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। 2-3 चार्ट है और ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा और क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, क्लोज कर रहे हैं। अभी आप इसको दोबारा से एक बार एंजाइम्स को फिर से पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। अब आप दोबारा से पढ़ लो तो एक बार से अच्छे से पक्का हो जाएगा फिर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो या मुश्किल हो, अल्टीमेटली आपको 5 नंबर दे सकता है या 1 नंबर कटवा सकता है। 5 नंबर दे सकता है, क्योंकि एक तो गलत नहीं करोगे और दूसरा ठीक करोगे, तो एक क्वेश्चन अल्टीमेटली 5 नंबर देता है। गलत करने पे 1 कटता है ना, तो उसको भी जोड़ ले तो 5 नंबर देता है। तो आसान टॉपिक भी करने जरूरी होते हैं, ध्यान से। आसान टॉपिक्स में से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आसान टॉपिक सभी कर देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है फिर। ठीक है सर। क्लास क्लोज करें। यस थैंक यू सर। हम लोग पीडीएफ शेयर कर देंगे Thank और you, sir. चार्ट है 2-3 वो भी शेयर कर देंगे। तो आप लोग इसको एक बार रीडिंग दे दें फटाफट इस चैप्टर को फिर से, जिससे कि आपका भी ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो, डिफिकल्टी हो तो आप नोट करके रखें। अगली क्लास में पहले उसको डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट में, उसके बाद आगे चलेंगे फिर। ठीक है, चलिए देन अभी मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट गुड नाइट Okay, sir. Good night, sir.